गरीब पर ठंड का कहर। रामू एक बहुत गरीब मजदूर था, जिसके घर में उसकी पत्नी मधु और बेटी रानी रहा करती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने को था और सर्दियों का मौसम आने को था। लेकिन रामू टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से भी। एक दिन रामू की पत्नी मधु रामू से कहती है कि सुनिए जी, ठंड आने वाली है और ठंड में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। और रामू उसे कहता है कि मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। यूं ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह रामू अपनी मजदूरी के काम पर जाता है और वो जिसके पास काम कर रहा था उस मालिक से कहता है कि साहब जी, अगले महीने से ठंड आ रही है और मेरे घर की छत टूटी हुई है, जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैंने जल्दी उसे ठीक नहीं करवाया ना तो ठंड में बहुत दिक्कत हो जाएगी। रामू की बात सुन मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या करूं? रामू कहता है, मालिक, आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लेता। मालिक कहता है कि अरे, अभी तो तूने उतना काम भी नहीं किया है जो मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। रामू कहता है, मालिक, ऐसा मत करो, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं और मेरी पत्नी तो ठंड सह लेंगे, पर मेरी बेटी नहीं सह पाएगी। रामू की लाख मिन्नतें करने पर भी उसे पैसे नहीं देता है और बेचारा रामू उदास शाम को घर लौट आता है। रामू के घर आते ही उसकी पत्नी मधु उससे पूछती है कि क्या आप मालिक से पैसे लाए? तो रामू उसे बताता है कि मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। जिसके बाद मधु भी अब परेशान हो जाती है। दोनों ही इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा। अब रामू मधु से कहता है कि अभी ठंड आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने की 1 तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा और तब शायद मालिक मना न करे। और ये सुन मधु कहती है कि हाँ, ये सही रहेगा। यूं ही रामू को मजदूरी करते हुए 1 महीना और बीत जाता है और जब रामू अपने मालिक से कहता है, मालिक, अब तो पूरा 1 महीना हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है। अरे अब तो आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लूं। रामू के इस बार पैसा मांगने पर भी मालिक फिर से कोई नया बहाना कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। 500 रुपए देखकर रामू कहता है कि मालिक, मैंने तो इस महीने एक भी छुट्टी नहीं की, उस हिसाब से तो मेरे ज्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन मालिक उसे अपनी बातों में फंसा देता है और रामू के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्के मारकर निकाल देता है। रामू कम पैसे मिलने और काम से निकाले जाने के बाद बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे। यूं ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच जाता है, जिसे यूं निराश देख मधु कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? रामू मधु को बताता है कि अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर मधु चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि अब घर कैसे चलेगा और ठंड में हमारा क्या होगा? रामू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर वो उन पैसों से घर में राशन भरवाता है और अब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। कुछ दिनों तक रामू यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और रात के समय रामू के घर में ठंडी हवा खिड़की और छत से आनी शुरू हो गई थी। ठंडी हवा की वजह से अब रामू, उसकी पत्नी और उसकी बेटी पूरी रात ठंड में कांपते रहे। उनके पास एक ही कंबल था, अब उसमें भी ठंड नहीं रुकती थी। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से रामू की बेटी रानी को तेज बुखार हो जाता है और मधु रामू से कहती है, देखिए जी, रानी को बहुत तेज बुखार हो रहा है,
वो पूरी तरह तप रही है। रामू कहता है कि अरे मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं है, हम रानी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे। मधु कहती है कुछ तो करना होगा, वरना रानी की तबीयत रात में और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, कुछ तो कीजिए। वो रोने लगती है। दूसरी ओर रानी ठंड से कांप रही थी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब रामू रानी को अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। मधु भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। बहुत दूर तक पैदल चलते चलते दोनों थक जाते हैं और रामू रानी को लेकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे रोना आ रहा है अपनी लाचारी पर कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक ले जा सके। रानी के दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी और फिर से रामू उठता है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देता है। कुछ घंटों चलने के बाद वो मधु के साथ रानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस, उसके पास पैसे ना होने पर डॉक्टर रानी का इलाज करने से इनकार कर देते हैं और रामू, मधु और रानी को अस्पताल से बाहर कर देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर रामू अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा रो रहा था और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे और तीनों ही हॉस्पिटल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर बेड पर पाता है। ये देख रामू के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मैं अंदर कैसे आया, मुझे कौन लाया और मधु और रानी कहाँ हैं? इतने में उसके सामने वो डॉक्टर आता है जिसने उसकी बेटी को पैसा ना होने की वजह से एडमिट नहीं किया था और रामू उससे सवाल करता है कि मुझे अंदर कौन लाया? जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि आपको एक औरत ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों ही सीढ़ियों पर बेहोश थे। रामू उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कौन है, तो डॉक्टर सामने की ओर इशारा करके उस औरत के बारे में बताता है। अब रामू जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? तो वो औरत बताती है, मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरी फैमिली बहुत गरीब थी। मैं भी किसी सड़क किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। तब से आज तक वो औरत गरीबों की मदद करती है। ये सुनकर रामू उसे धन्यवाद कहता है और फिर रामू अपनी बेटी से मिलता है और अपनी पत्नी से भी। अब रामू से वो औरत पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो सब इतनी देर रात तक हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे? तो रामू उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो औरत रामू और उसके परिवार की मदद करती है और रामू का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब रामू को गरीबी और ठंड दोनों से छुटकारा मिल जाता है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर होता है जहां एक परिवार रहा करता था जिसमें श्यामू और सीमा रहा करते थे। श्यामू के घर में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई भी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। श्यामू का बड़ा भाई राजीव शहर की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था, इसलिए उसका रहन सहन भी वैसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू बिल्कुल सिंपल स्वभाव का होता है जो गरीबी में ही अपना गुजर बसर किया करता था। श्यामू की पत्नी सीमा श्यामू का हर कदम पर साथ दिया करती थी। उन दोनों की जिंदगी गरीबी में भी खुशी से बीत रही होती है। श्यामू के माता पिता को गरीबी से चिढ़ होती है। उन्हें तो अमीरों वाली जिंदगी ही अच्छी लगती है और वो अमीरों की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। एक दिन उनका बड़ा बेटा अपने माता पिता और सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। माँ, बाबूजी, देखिए मैं आप दोनों के लिए अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ।
अरे वाह बेटा, इस घर में सिर्फ तू ही है जो हमारा इतना ध्यान रखता है। श्यामू को तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ना तो उसने कोई पढ़ाई की और ना कोई अच्छी नौकरी करता है। ये तो बस मजदूर बनकर ही रह गया है। श्यामू अपने पिता के ताने चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहता है, और करता भी क्या बेचारा। पर उसकी पत्नी सीमा से नहीं सुना गया। वो बोलती है, बाबूजी ये पूरे दिन तो खेत में मेहनत करते ही हैं। अगर आप अपने बेटे को हौसला नहीं देंगे तो वो कैसे तरक्की करेंगे। जब माता पिता ही ऐसे ताने मारेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही ना। आपको अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। अब तो सिखाएगी माँ बाबूजी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो हमसे बड़े हैं, उन्हें सब पता है, समझी। सीमा कुछ बोल पाती इससे पहले ही श्यामू ने इशारे से उसे मना कर दिया। हाँ, सीमा भाभी सही कह रही हैं। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों की भले की ही बात करते हैं। अरे बाबूजी, आप इन दोनों को छोड़ो। आप ये नए कपड़े तो पहनकर देखो, आप पर कैसे लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। श्यामू पूरे दिन मेहनत करता है, पर ना तो उसके माता पिता कुछ उसकी मदद करते हैं और ना ही उसका बड़ा भाई, बल्कि उसे हर बात पे कुछ न कुछ सुनाया करते हैं। राजीव शहर से पैसे कमा के लाता था, इसीलिए उसकी बहुत तारीफ हुआ करती थी। एक दिन की बात है। श्यामू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने चोरी की है। देख तेरा बड़ा भाई कितने गुस्से में है। चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। देख श्याम, तू झूठ मत बोल। पहले ही लोग तुझे नकारा बोलकर बाबूजी को ताने मारते हैं, और अब तू चोरी भी करने लगा। तूने मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकाले? बहुत हो गया श्याम, अब तू चोरी भी करने लगा। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बस बहुत हुआ। अब तू उस घर से चला जा और बाहर रहकर अपना जीवन बिता। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चला जा यहाँ से। सही कहा आपने श्यामू बेटा, तूने हमारा बहुत नाम खराब किया है। वो तो तेरे बड़े भाई राजीव ने हमारी इज्जत बचा रखी है। उसने घर का बड़ा लड़का होने का फर्ज निभाया है, पर तूने तो आज तक हमारा सर झुकाया ही है। बस अब तुम अपना रास्ता अलग बना लो। यहाँ तुम दोनों की अब कोई जरूरत नहीं है। अपने माता पिता से ऐसी बातें सुनकर श्यामू और सीमा का दिल टूट जाता है। वो जानते थे कि उनके पास और कहीं कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता की बात मानकर घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। माँ, बाबूजी, आप लोग मेरे भले के लिए ही ये सब कर रहे होंगे। अपने माता पिता की आज्ञा मानना मेरा फर्ज है। चलो सीमा, चलते हैं। दोनों घर से निकल जाते हैं। श्यामू और सीमा गांव से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने लगते हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत कम सामान होता है। देखा जी आपने, अपना तीर सीधा जाकर निशाने पे लगा है। अब वो नकारा श्यामू हमारे रास्ते से हट गया, समझो। सही कहा तुमने। बस बाबूजी को पता मत चलने देना। वहीं दूसरी तरफ श्यामू उदास बैठा होता है। तब सीमा श्यामू से कहती है, आप चिंता क्यों करते हो जी? हम दोनों फिर से खूब मेहनत करेंगे और फिर से अपनी नई जिंदगी बनाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। तुम ठीक कहती हो सीमा। मेहनत और ईमानदारी से एक दिन हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, रामू दिन रात मेहनत करने लगता है। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काटा करता है। सीमा भी पास की एक महिला के साथ सिलाई का काम सीखने लगती है। दोनों की जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी होती है, पर वो हार नहीं मानते हैं। भाभी, मेरे पति बाहर मेहनत करते हैं। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनकी मदद करूं। क्या आप मुझे भी सिलाई कढ़ाई का काम सिखा सकती हो? अरे क्यों नहीं सीमा, आजकल की लड़कियां तो अपने गरीब पति को छोड़कर ही भाग जाती हैं। वहीं तू है कि अपने पति का साथ देना चाहती है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ ही दिनों में सुमन सिलाई कढ़ाई का सारा काम सीख जाती है और अब उसके पास सिलाई के बहुत सारे काम भी आने लगते हैं। अगर आप सही समझो तो कुछ पैसे मैं इकट्ठा करती हूँ, कुछ आप इकट्ठा करो और हम इस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। आप बाहर दुकान संभालना और मैं अंदर सिलाई का काम संभाल लूंगी। अरे वाह सीमा, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए भी एक दुकान खोलूंगा।
इस तरह सीमा और शामू ने अपनी मेहनत से एक दुकान खोल ली होती है। वहां वो कुछ पैसे कमाने लगते हैं और उनके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। एक दिन सीमा शामू से कहती है, अजी देखा आपने, अब हमारी हालत पहले से काफी ठीक हो गई है। मुझे तो यकीन है कि हम एक दिन अपने सारे सपने जरूर पूरे कर लेंगे। सीमा, तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे ताकत दी है। हमारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारी मेहनत और भरोसे ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह दोनों की मेहनत रंग लाती है और समय के साथ उन दोनों की दुकान धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उनकी दुकान की चर्चा गांव भर में होने लगती है। गांव में वो दोनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन दो महिलाएं सीमा से मिलने आती हैं और कहती हैं, अरे सीमा, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो, लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू दीदी, आप हमारे कस्टमर हो, आप खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। हमें तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो दुकान में दिन रात मेहनत करता ही है, तुम भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती हो। ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। बड़ा खुश नसीब है शामू कि उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वहीं गांव में कुछ महीनों के बाद गांव में भाई का कारोबार धीरे धीरे डाउन होने लगता है। एक दिन राजीव की पत्नी उससे कहती है, अजी इस परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर ही आ गई है। आपका कारोबार भी ठप हो गया है। अब आप अपने माता पिता से कह दो कि हम उनका बोझ अब और नहीं उठा सकते हैं। वो दोनों तो बस हमारे पैसों पर ऐश करते रहते हैं, आखिर उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। देखो सुलेखा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। पर कम से कम उन्हें खुद तो सोचना चाहिए कि दिन रात हमारा खाना खाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ दिन रात पड़े रहते हैं। उन्हें तो खुद इस घर से निकल जाना चाहिए। बेकार में हम पर बोझ बने हुए हैं। तभी बाहर राजीव के माता पिता चुपके से सारी बातें उनकी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने शामू के साथ अन्याय किया था। उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। हमने अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, जो सच में अपनी ईमानदारी से हमारी जिंदगी को संवार रहा था। उसे हमने अपने घर से निकाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम राजू को कुछ भी बोल देते थे तो वो हमें उल्टा जवाब नहीं देता था, बस सर नीचे करके हमारी बातें सुनता रहता था। मेरे सारे तानों को मेरा बेटा सर झुका के सुनता रहता था। पर राजीव और उसकी बहू हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। हमने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमारे बारे में इतना बुरा सोचते होंगे। चलो शामू और छोटी बहू से माफी मांग लेते हैं, उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। उसी दिन शामू के माता पिता शामू के नए घर पर आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सही थे, हमें तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था। माँ, बाबूजी, जिंदगी में हर किसी से कोई ना कोई गलती तो होती ही है, और आप हमारे माता पिता हैं और हमारे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत रहेगी। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें हम सब एक साथ रहेंगे। और वैसे भी अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। हाँ बाबूजी, अब हम सब साथ में रहेंगे और मिलकर खुशियां बांटेंगे।